हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में जो आपकी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 7 दैट इज टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। ये एक वन शॉट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं उस पूरे चैप्टर का। इस पूरे वीडियो में हम एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे। ये वाला जो वीडियो है इट इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ रिवीजन। मुझे ये उम्मीद है कि आपने ये चैप्टर कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, अब आपको रिवाइज करना है। अब आपको कुछ चीजें जो थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही हैं वो आप देखने आ गए हैं। विश्वास रखिए इस पूरे वीडियो के एंड तक आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, पूरी की पूरी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो स्टार्ट करते हैं टर्शियरी एक्टिविटी से। टर्शियरी एक्टिविटी में जाने से पहले हम लोग और थोड़ा सा पहले चल जाएं। सो आपने और कौन कौन से एक्टिविटीज के बारे में बात की है? हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, ठीक है, जहां पे हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से डील कर रहे हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होगी? सेकेंडरी एक्टिविटी ये होगी कि जब प्राइमरी एक्टिविटी में वैल्यू एड ऑन कर दी जाती है तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी बन जाती है। अब प्राइमरी एक्टिविटी में वैल्यू एड ऑन कर दी जाती है, उससे मेरा मतलब क्या है? उससे मेरा मतलब ये है कि मान लो कि खेत में गेहूं है, ठीक है, सो उस गेहूं का क्या किया? उस गेहूं का हमने कहां पे लेके गए? उस गेहूं को हमने लेके गए एक फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में उस गेहूं का क्या किया? उस गेहूं का हमने बिस्किट बना दिया। फैक्ट्री में लेके गए और फैक्ट्री में इस गेहूं का क्या किया? हमने बिस्किट बना दिया। ठीक है, बिस्किट बना दिया। सो सेकेंडरी एक्टिविटी यूजुअली डील करती है कि जब प्राइमरी एक्टिविटी में हम कोई वैल्यू एड ऑन कर देते हैं तो वो होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई। सेकेंडरी एक्टिविटी को हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ये सारी चीजें कह सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। देन इसके बाद में आती है टर्शियरी एक्टिविटी, जो कि हम इस चैप्टर में अच्छे से डील करने वाले हैं। एंड टर्शियरी एक्टिविटी के भी दो टाइप्स होते हैं, दैट इज कौन कौन से? क्वाटरनरी एक्टिविटी एंड क्यूनरी एक्टिविटी। ये भी हम इसी चैप्टर में डील करेंगे। नाउ टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी बेसिकली सर्विस सेक्टर होता है। यहां पे क्या होता है? यहां पे बेसिकली ये होता है कि इन दोनों एक्टिविटीज को, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को, दोनों को संभालने का काम कौन कर रहा है? दोनों को संभालने का काम टर्शियरी एक्टिविटी कर रही है। जैसे कि मैंने खेत में गेहूं लगाया, खेत में गेहूं लगाना हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। उस गेहूं को काट पीट के मैंने कहां भेजा? उस गेहूं को काट के मैं लेके गया फैक्ट्री में। फैक्ट्री में गए तो फैक्ट्री में उसके बिस्किट बने, वो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। लेकिन अब आप वापस थोड़ी सी स्टोरी पे हम रिवाइंड करते हैं कि मैंने खेत में गेहूं लगाए, गेहूं को काटे, अब मुझे इसे फैक्ट्री में लेके जाना है। तो फैक्ट्री में मैं हाथ से तो लेके जाने वाला नहीं, सिर्फ इतने से तो गेहूं होंगे नहीं। मैं कैसे लेके जाऊंगा? मैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा लेके जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा लेके जाऊंगा। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो गया टर्शियरी एक्टिविटी। ठीक है, फिर फैक्ट्री से जब बिस्किट बने तो वो दुकान पे और दुकान तक पहुंचाने होंगे, तो फैक्ट्री से दुकान तक फिर कैसे? फिर से हम ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएंगे। ठीक है, फिर से हम ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएंगे। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज एन टर्शियरी एक्टिविटी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे इंसान अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, बदले में उसको रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अब मान लो जो बैंकिंग सेक्टर है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या करना? फैक्ट्री में इसको बिस्किट बनाना है, अब इसको अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना है। इस फैक्ट्री वाले के पास में रुपए नहीं है, तो ये कहां पे गया? ये गया बैंक में। ठीक है, ये कहां पे चले गया? ये चले गया बैंक में। तो बैंक में क्या हुआ? बैंक में ये गया लोन लेने, तो बैंक क्या हो गई? बैंक हो गई टर्शियरी एक्टिविटी।
किसान के पास में रुपए नहीं है, किसान बैंक में गया लोन लेने, तो बैंक क्या हो गई, बैंक हो गई टर्शरी एक्टिविटी। बैंक में क्या हो रहा है, बैंक में इंप्लॉयज हैं, वो इंप्लॉयज क्या कर रहे हैं, वो इंप्लॉयज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं, वो टीचर क्या कर रहा है, वो टीचर स्कूल में जा रहा है, टीचर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बदले में स्कूल टीचर को पे कर रहा है। तो जब लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में उन्हें पे किया जाता है, सो दैट इज द पार्ट ऑफ टर्शरी एक्टिविटी, दैट इज द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। क्लियर है, ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई है। ठीक है, सो आपको एक ब्रीफ अंदाजा हुआ कि ट्रेजरी एक्टिविटी और सर्विस सेक्टर क्या होता है। जो ट्रेजरी एक्टिविटी होती है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा हटा रहा हूं सो दैट मैं आपको और थोड़ी सी चीजें यहां पे समझा सकूं। ठीक है, जो ट्रेजरी एक्टिविटी है उसमें क्या है, उसमें मैन पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पे मैन पावर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके घर की बिजली खराब हो गई, आपने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया, वो इलेक्ट्रिशियन घर में आया, उसने आपके घर की बिजली सुधारी। तो इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया, इलेक्ट्रिशियन ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिशियन ने अपनी सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड की, और बदले में क्या हुआ, बदले में हमने उस इलेक्ट्रिशियन को कुछ रुपए दिए। तो उसकी सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में हमने कुछ रुपए दिए। वैसे ही अगर हमें नल वगैरह का काम है तो हमने प्लम्बर को बुलाया, तो प्लम्बर ने क्या किया, प्लम्बर ने अपना सारा काम किया, हमने उसे रुपए दिए, सर्विसेज। आपके टीचर्स हो गए, टीचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, बदले में उन्हें रुपए दिए जा रहे हैं। आप जो कॉर्पोरेट लाइफ देखते हैं आज की तारीख में, आप जो कंपनीज में देखते हैं कि बड़ी बड़ी एमएनसीज में लोग काम कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग अपनी सर्विसेज उस कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में वो कंपनी उन लोगों को वेजेस, सैलरी दे रही है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल किसके हुए, ये सारे एग्जांपल हुए ट्रेजरी एक्टिविटी, दैट इज सर्विस सेक्टर। हम इसको सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपको एक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ, प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, टर्शरी एक्टिविटी क्या है। इमेजेस को देखो, ये नर्स क्या कर रही है, नर्स बॉटल लगा रही है पेशेंट को, तो नर्स क्या कर रही है, नर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपनी। यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं क्लासेस चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंसान अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कोई सेमिनार है, अब इस सेमिनार में हमने किसी को बोलने के लिए बुलाया है, तो ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान यहाँ पे इनको कुछ बता रहा है, तो ये इंसान अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बदले में जो सेमिनार ऑर्गेनाइजर है वो इस इंसान को क्या देगा, वो इस इंसान को रुपए देगा। क्लियर, चीजें समझ में आई, ये वाली चीजें आपको यहां पे हो गई हैं क्लियर। सो टर्शरी एक्टिविटी आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर, हियर स्किल्ड पीपल आर नीडेड who provide services to the people against payment of the fees। वही वाली चीजें हैं कि ये सर्विस सेक्टर है, यहाँ पे जो स्किल्ड पर्सन है, अगेन जो स्किल्ड पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में उन्हें रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक, manpower is a main component of tertiary activity as services are provided by professionally trained experts, skilled laborers and consultant। ठीक है, यहाँ पे मैन पावर जो है मतलब लोगों की पावर, मैन पावर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो लोग भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्किल्ड हैं। अब इलेक्ट्रीशियन है तो वो अपने काम में महारथी, उसे हाजिर है ना कि कौन सा वायर कहाँ लगाना है, क्या करना है, क्या कनेक्शन करना है। प्लम्बर है तो उसे नल वगैरह का पता है कि नल की फिटिंग ऐसी होनी चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। टीचर है तो टीचर को पढ़ाने का पता है। हेल्थ केयर सिस्टम वाले तो उनको अपना नॉलेज है। तो यहाँ पे हर क्षेत्र में अपने स्किल्ड लोग हैं और वो स्किल्ड लोग अपनी काम करने के रुपए लेते हैं। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। ठीक, नाउ टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सचेंज। आप कुछ नया यहां पे कहना चाह रहे हैं, क्या बताया गया है यहाँ पे बताया गया है कि टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सचेंज। Production include provision of services, providing services that are consumed by the people, ठीक है, और used by the people. The output is measured directly in terms of wages and salary. यहाँ पे tertiary activity क्या होता है, production as well as exchange, दो टर्म से इसको यूज किया गया है।
ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे स्लाइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस बन जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो सेकेंडरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, हम थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि टर्शरी एक्टिविटी इंक्लूड प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सचेंज। प्रोडक्शन कैसे कि कोई भी इंसान, मान लो कि मैं टीचर हूं, ठीक है, सो मैं चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं अपना कंटेंट लेके आया, मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, बदले में आप मुझे रुपए दे रहे हैं, तो ये वाली चीज क्या हुई, ये वाला चीज हुआ प्रोडक्शन। मैं रुपए आपसे मांग नहीं रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आप बोले कि सर रुपए मांग रहे हैं, यहाँ सर रुपए नहीं मांग रहे हैं, यहाँ सर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक, कि जैसे आप ट्यूशंस में पढ़ने जाते हैं तो आपका टीचर क्या कर रहा है, अगर आप ट्यूशंस में पढ़ने जा रहे हैं तो आपका टीचर ये कर रहा है कि वो आपको पढ़ा रहा है, वो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वो अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो जो समझा रहा है वो टीचर, वो सारी चीजें वो प्रोड्यूस कर रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उस टीचर की निकली हुई हर बात, उस टीचर का निकला हुआ हर कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हो, वो सारी चीजों को आप कंज्यूम कर रहे हो। सो मैं जो टीचर जो प्रोड्यूस कर रहा है और आप जो उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप कुछ रुपए दोगे, ठीक है, वो रुपए सैलरी के टर्म्स में हो सकते हैं, वेजेस के टर्म्स में हो सकते हैं, आपकी ट्यूशन फीस के टर्म्स में हो सकते हैं। क्लियर, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। नाउ एक्सचेंज से यहाँ पे क्या मतलब बताया गया है, एक्सचेंज से यहाँ पे क्या मतलब बताया गया, exchange it involve all those facilities that are used to overcome distance, example trade, transport, communication facilities। exchange मतलब वो सारी चीजें जिससे कि डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब डिस्टेंस कैसे कम हो रहा है, जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारा एक्सचेंज में आ गया कि हम यहाँ पे आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं। आइडियाज कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं कि मैंने फोन पे कोई आइडिया बता दिया किसी को, मैंने किसी गूगल मीट, जूम मीट पे मैंने आइडिया बता दिया, मैंने इंस्टाग्राम पे कोई आइडिया शेयर कर दिया है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हैं और हम चीजों को शेयर कर रहे हैं। क्लियर है, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि यहाँ पे जो ड्राइवर है, इस टैक्सी को चलाने वाला जो ड्राइवर होगा, ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन समझ जाओ, ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर क्या कर रहा है, ये ड्राइवर टैक्सी चलाएगा, तो ड्राइवर क्या कर रहा है, ड्राइवर अपने काम को प्रोड्यूस कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, बदले में आप लोग रुपए दे रहे हो, ठीक है। ये जैसे प्लम्बर है तो ये क्या कर रहा है, ये अपना नल सुधार रहा है, नल की फिटिंग कर रहा है, तो ये सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, बदले में आप रुपए दे रहे हो। यहाँ पे जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन में देख रहे हैं और ये सारी चीजों में देख रहे हैं, तो पे एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे जो दो डिस्टेंस है वो क्या हो रहे हैं, दो दूरियां पास में आ रही है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, तो ये यहाँ पे हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं एक्सचेंज के द्वारा। ठीक, समझ में आ गया। अब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों पे हम थोड़ी देर में डिटेल में आएंगे, तो थोड़ी सी शांति बना के रखना, हम सारी चीजों को और डिटेल में समझेंगे। अभी आपको एक ऊपरी तौर से अभी आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ जानना है, सो दैट एक पूरा माहौल बने, एक पूरा समा बने, ताकि आपको भी चैप्टर पढ़ने में मजा आए। देन हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की। ट्रेड मतलब क्या होता है, जनरली ट्रेड इज एसोसिएटेड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड आइटम विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड सर्विसेज लाइक रिटेल, होलसेल ट्रेडिंग, कॉमर्स विच आर मेनली कैरिड आउट टू गेन प्रॉफिट। ट्रेड मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ किसी तरीके का व्यापार चल रहा है। व्यापार इन द सेंस क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये दुकान वाला है, दुकान वाला कुछ बेच रहा है, ये जो मैडम है, ये मैडम कुछ खरीद रही है, सो ये हो गया बायर, ये हो गया सेलर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड, कि एक इंसान कोई सामान बेच रहा है, दूसरा इंसान कोई सामान खरीद रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है। अब अच्छा, ये जो दुकान वाला ये जो सामान बेच रहा है, ये सामान किसने बनाया है, ये सामान कहीं पे जाके फैक्ट्री में बना है ना, ये सामान कहीं ना कहीं जाके फैक्ट्री में बना है, फैक्ट्री से सामान यहाँ पे आया और यहां से ये सामान गया कस्टमर के पास में। क्लियर, सारी चीजें समझ में आ गई। इस वाले चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब एक कोई तीर मारने वाली बात नहीं है, चैप्टर एकदम हलवा है। हलवा इन द सेंस ऐसे कि ये जो सारी चीजें हैं ना, आप मतलब बचपन से देखते आ रहे हो। अब क्या किया है कि ये सारी चीजें बस बुक में लिख दी गई हैं, तब तक जो आपने चीजें देखी, आप इतने बड़े हो गए हो, आप कक्षा 12वीं में, आप क्लास 12th में हो, सब आपने चीजों को इस तरीके से समझ लिया है, तो अब आप रोज कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, ये सारी चीजें आपको पता है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया है।
आपको बस ये देखना है आपने अब तक जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उसको हम यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसी को आपकी किताब में लिख दिया गया है। ठीक, समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको यहां पे हो गई है क्लियर। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रेडिंग इज कैरिड आउट इन टाउन, सिटीज, बिग विलेजेस विच आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स। ट्रेडिंग सेंटर में बी डिवाइडेड इनटू रूरल और अर्बन मार्केटिंग सेंटर। अब जहां जहां पे मतलब जहां जहां पे हमें कहते हैं कि जहां जहां पे सामान की खरीदी या बिक्री हो रही है तो उन्हें हम ट्रेडिंग सेंटर कहते हैं। अब ट्रेडिंग सेंटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही हो रहे हैं या सिर्फ शहर में ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि सामान सिर्फ लोग शहर वाले खरीद रहे हैं, या ऐसा नहीं होता है कि बाजार सिर्फ शहरों में होता है, गांव में भी बाजार होता है। पता है गांव में कैसे बाजार होते हैं? सबसे पहले ये नीचे वाली इमेज देखो। अगर आप में से कोई गांव के होंगे तो आपको पता होगा कि हर गांव में से बाजार लगते हैं। जैसे आज सोमवार बाजार है, आज बुधवार बाजार है, आज शनिवार बाजार है। सो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पीरियोडिक मार्केट होते हैं। गांव वाले क्या करते हैं? आपस के 2-3 गांव वाले चले जाते हैं, सब्जी वगैरह खरीद लेते हैं। सो ये क्या हो गया? ये एक हो गया ट्रेडिंग सेंटर। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं और कुछ लोग बेच रहे हैं। तो ये हो गया रूरल मार्केट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गांव के लोग सामान खरीद रहे हैं। अच्छा, अब गांव में भी कुछ दुकानें परमानेंट होती है, जैसे ये वाली दुकान है। तो ऐसा नहीं है, आप आजकल हर गांव में दुकान होती है, ठीक है, और दुकान में सारी चीजें मिलती है, मतलब किराना वगैरह जितनी जो बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें गांव में मिलती है। सो ये हो गया एकदम परमानेंट, ये वाली परमानेंट शॉप हो गई गांव की। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है? कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि पीरियोडिक मार्केट्स होते हैं, सोमवार बाजार, मंगलवार बाजार, बुधवार बाजार। जैसे मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, जो मेरा गांव है, वहां पे बुधवार दैट इज वेडनेसडे के दिन मार्केट लगता है। तो क्या होता है कि हम लोग चले जाते हैं, सब्जियां सस्ती होती है, सब्जियां खरीद लाते हैं, 3-4 दिन की बेफिक्री हो जाती है। ठीक है, सो ये हो गया पीरियोडिक मार्केट्स। ठीक, और ये रूरल मार्केटिंग सेंटर्स मतलब कि जो परमानेंट जो दुकानें हैं, कुछ दुकानें गांव में परमानेंट रहती हैं, उन्हें हम रूरल मार्केटिंग सेंटर कहते हैं, जहां पे लोग अपने डेली का कुछ भी सामान, जैसे मान लो चाय पत्ती खत्म हो गई, तो अब चाय पत्ती लेने हम इतनी दूर शहर थोड़ा ना जाएंगे। हम जो हमारे गांव में जो छोटी सी जो किराने की दुकान है, हम वहां चले जाएंगे, वहां से हम चाय पत्ती ले लेंगे और वापस घर को आ जाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ? देन अर्बन मार्केटिंग सेंटर। अब अर्बन मार्केटिंग सेंटर में देखो, मेरे को समझाने की आवश्यकता है ही नहीं। अर्बन मार्केटिंग सेंटर में ये जो मॉल, ये जो चकाचौंध, ये जो आप लोग देखते हैं, ये सारी चीजें क्या हो गई? ये सारी चीजें हो गई अर्बन मार्केटिंग सेंटर। आप लोग जाते होंगे, कभी पेरेंट्स के साथ में जाते होंगे, कभी खुद ही घूमने निकल जाते होंगे दोस्तों के साथ में बंक मारते हुए, है ना? सो आप लोग एक ये जो चीजें हैं वो क्या हो गया? वो अर्बन मार्केटिंग सेंटर हो गया। दीज सेंटर प्रोवाइड मोर स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज। These market provide ordinary as well as specialized goods and services required by the people. They offer manufactured good as well as many specialized market. अच्छा देखो, गांव और शहर के बाजार में क्या अंतर होता है? गांव और शहर के बाजार में एक तो ये चकाचौंध का अंतर होता है, लेकिन गांव हम लोग शहर में क्या देखते हैं? थोड़े से स्पेशलाइज्ड मार्केट देखते हैं। और स्पेशलाइज्ड मार्केट से मेरा मतलब क्या है कि आप लोग मॉल चले जाओगे तो अलग अलग तरह की ब्रांड्स होंगी, अलग अलग तरीके के शोरूम होंगे, वहां अलग अलग तरीके के कपड़े होंगे, ज्वेलरी की अलग शॉप है, इसकी शॉप अलग है। अब देखो, पता है गांव के बाजार में क्या होता है? जैसे ये जो सब्जी बाजार है ना, यहीं पास में कोई जलेबी वाला बैठा होगा, वो जलेबी बना रहा होगा, यहीं पे कोई समोसे वाला बैठा होगा, यहाँ पे यही सब्जी बेच रहे हैं, थोड़ा सा आगे आएंगे तो थोड़ा सा और कुछ खाने पीने की, और एक किराना वाला बैठा होगा। सो यहाँ पे सब यहीं पे एक साथ में बैठ के और सब अपना सामान बेच रहे हैं, और खूब सामान लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा कि ये इसका शोरूम है, यहाँ हमको अगर ज्वेलरी खरीदनी है तो हम लोग तनिष्क पे चले गए, कपड़े खरीदने तो पेंटालून्स और शॉपर शॉप्स और तमाम तरीके के स्टोर्स हैं, हम लोग वहां चले जाते हैं। सो यहाँ पे थोड़े से स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो यहाँ के कस्टमर के हिसाब से मिलते हैं, और गांव में जो चीजें होती है वो गांव के कस्टमर्स के हिसाब से चीजें होती है। गांव के लोगों की छोटी सी नीड होती है, सब्जी अच्छी होनी चाहिए खाने को, हालांकि जो खेत में ही लग जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों की कम नीड होती है, वो कम सामान में अपना बहुत ज्यादा गुजारा कर लेते हैं। और शहर में क्या होता है? कॉर्पोरेट लाइफ होती है, लोग नौकरी कर रहे होते हैं, अच्छा खासा कमा रहे होते हैं। सो यहाँ पे ज्यादा चीजों की आवश्यकता होती है, तो उस हिसाब से मार्केट भी होता है। एक चीज आप हमेशा ध्यान करके रखो,
कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है, चाहे एक छोटा सब्जी वाला हो, चाहे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो, या एक बहुत बड़ा मॉल का मालिक क्यों नहीं हो, हर इंसान प्रॉफिट कमाने के लिए, हर इंसान मुनाफा कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है। अल्टीमेटली सबका पर्पस क्या होता है? सबका पर्पस ये होता है कि हम कितना मुनाफा कमाएं। कोई भी अपना बिजनेस ऐसे ही नहीं कर देता कि धर्म पुण्य के कारण कि हाँ मैं धर्म के लिए बिजनेस कर रहा हूं, इतना कोई नहीं करता है। हर इंसान क्या करता है? हर इंसान अपना प्रॉफिट देख लेता है। अब कुछ एनजीओज वगैरह होते हैं तो वो नॉन प्रॉफिट, उसमें आगे लिखा ही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आप कोई भी शॉप्स वगैरह देखोगे, जो सब्जी वाला है उसके लिए 50 रुपए का मुनाफा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं इनके लिए 50 लाख का मुनाफा होगा। तो वो वैरी करता है, लेकिन हर इंसान क्या करता है? हर इंसान प्रॉफिट को देखता है। सो अर्बन मार्केटिंग सेंटर भी आपको यहां पे समझ में आ गया। देन आपको यहां पे जो समझना है वो है रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल ट्रेडिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिटेल और होलसेल ट्रेडिंग की। रिटेल ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? रिटेल ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जहां से हम डायरेक्टली सामान खरीदते हैं शॉप से। जैसे ऐसा समझो कि यहां पे एक फैक्ट्री है। अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उस ड्राइंग पे नहीं जाना है आपको, लेकिन ऐसा समझो कि ये हो गई एक फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या हो रहा है? फैक्ट्री में सामान बन रहे हैं। ये फैक्ट्री में से धुआं निकाल दिया। ठीक है, मेरे से अच्छी ड्राइंग तो 4th क्लास वाले बच्चे की होगी, लेकिन समझ लो अभी। ठीक है, फैक्ट्री में हमने क्या किया? फैक्ट्री में हमने सामान बनाया। फैक्ट्री में ये किसकी फैक्ट्री है? ये बिस्किट की फैक्ट्री है। बिस्किट की ये फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री से सामान बने बाद क्या आप लोग फैक्ट्री में जाते हैं सामान खरीदने? आप फैक्ट्री में तो नहीं जाते ना। हम सामान कहां खरीदते हैं? हम सामान एक दुकान पे जाके खरीदते हैं। तो फैक्ट्री से ये सामान जाता है होलसेलर के पास में। फैक्ट्री के पास में ये सामान कहां जाता है? फैक्ट्री के बाद में ये सामान जाता है होलसेलर के पास में। और होलसेलर के पास में कहां जाता है? होलसेलर के पास में जाता है रिटेल स्टोर्स में। कहां जाता है? रिटेल स्टोर्स में। अब होलसेलर मतलब क्या होता है? एक ये थोड़ा सा एक बड़ा जायंट होता है। ये क्या करता है? ये फैक्ट्री से सारा सामान अपने पास में ले लेता है, और फिर ये जो छोटी छोटी दुकानें होती है, आपने आपकी कॉलोनी में दुकानें देखी होगी ना, हर कॉलोनी में एक दूध की दुकान होती है, किराने की दुकान होती है ना, ये कुछ बेसिक चीजें होती है। तो ये जो होलसेलर है ये इन दुकान वालों को सप्लाई करता है। तो मान लो यहां पे क्या हुआ कि फैक्ट्री में कोई सा सामान बना 10 रुपए का, यहां पे 10 रुपए का बना, तो उसने होलसेलर को सामान कितने में दे दिया? उसने होलसेलर को सामान दे दिया यहां पे 15 रुपए का। और होलसेलर इन रिटेलर को कितने में देगा? होलसेलर इन रिटेलर को दे देगा 20 रुपए में। और फिर ये रिटेलर किसको सामान देते हैं? ये हम कस्टमर्स को देते हैं। हम सीधा यहां से हम सामान यहां से खरीदते हैं। तो हमें सामान कितने में मिला? हमें सामान 25 में या 30 में, जितना रिटेलर की इच्छा हुई, जितना प्रॉफिट इसे कमाना होगा। ठीक, तो ये पूरी चेन होती है। तो रिटेल ट्रेडिंग मतलब क्या होती है? रिटेल ट्रेडिंग, जब भी आपके मन में आए रिटेल ट्रेडिंग, तो आप ध्यान कर लिया करो, आपकी कॉलोनी की वो दूध की दुकान, आपकी कॉलोनी की वो किराने की दुकान, ठीक है, आपकी कॉलोनी की वो स्टेशनरी की दुकान जहां से आप अपने पेन पेंसिल रबड़ खरीद रहे हो। तो रिटेल ट्रेडिंग मतलब वो छोटी छोटी दुकानें जहां से आप सामान खरीदने जा रहे हो। और ये छोटी छोटी दुकानें किससे सामान खरीदती है? ये छोटी छोटी दुकानें सामान खरीदती है एक बड़ी दुकान वाले से। ठीक है, इसे एक बड़ी दुकान वाला समझो, एक बड़ी दुकान वाले से, उसे हम कहते हैं होलसेलर। ये होलसेलर से सामान खरीदती है, और होलसेलर सीधा फैक्ट्री से सामान लेता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये पूरी चेन चल रही है। हमें सामान कैसे मिलता है? फैक्ट्री से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से हम सामान लेते हैं। क्लियर? यहां तक आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई है जो मैं आपको नरेट करना चाह रहा हूं। एक कहानी की तरह आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब तक हम एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं कि चीजें कैसे चलती हैं। ठीक, आगे बढ़े। सो यहां पे किसके बारे में बताया? यहां पे बताया है रिटेल ट्रेडिंग के बारे में। रिटेल ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग ऑफ गुड्स टू द कस्टमर, कि यहां से जो सामान है वो डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच दिए जाते हैं। अब रिटेल ट्रेडिंग भी दो तरह की होती है। कैसे दो तरह की होती है? एक होती है फिक्स्ड स्टोर रिटेल ट्रेडिंग, और दूसरी होती है नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। फिक्स्ड स्टोर रिटेल ट्रेडिंग मतलब, इस शब्द को समझो, इस शब्द में क्या है? फिक्स्ड स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। फिक्स्ड स्टोर मतलब कि जिनकी परमानेंटली दुकान है। आपकी कॉलोनी का किराने वाला की परमानेंटली दुकान है ना, वो फिक्स्ड है। वो दुकान रात में इधर उधर हिल थोड़ी ना रही, वो फिक्स्ड है। आप जहां से पेन पेंसिल रबड़ खरीद रहे हो, वो भैया की एकदम फिक्स्ड दुकान है। आपको पता है कि सीधे जाके बाएं मुड़ना है, फिर दाएं मुड़ना है, इतने में उसकी दुकान आ गई, तो वो दुकान क्या हो गई? वो फिक्स्ड हो गई।
लेकिन यहाँ पे जो नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है ये फिक्स्ड नहीं होती है। अच्छा, आपने देखा होगा ऐसे साइकिल से, या अभी गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, वो एक तो मटका कुल्फी आती है, वो घंटी बजाता है जिसमें मटका रहता है, और ऐसे भी नॉवेल्टी वगैरह बहुत सारी कुल्फियां आती है ना, तो वो क्या होता है, वो ठेले वाला अपना ठेला चलाता है और आप उससे सामान खरीदते हो। या यहाँ पे ऐसे साइकिल वाला आता है कि कुर्सी ले लो, ये संडे को आते हैं कि नहीं आते, तो ये फिक्स है थोड़ा ना है, ये तो आपके घर के सामने से कुछ घंटी बजाते हुए या कुछ बोलते हुए निकलते, तो आप बोलते हो भैया भैया रुको, हमें ये सामान चाहिए। ये सामान आपको आपके घर पे ही मिल जाता है, क्योंकि ये लोग आपके घर के आमने सामने से निकलते हैं, तब जाके आप आवाज लगा देते हो कि भैया रुको। तो क्या ये दुकान फिक्स्ड हुई? ये फिक्स्ड कहां है? ये दुकान आज यहाँ पे है, 1 घंटे बाद ये लोग ठेला आगे लेके चल जाएंगे, तो ये फिक्स्ड नहीं है। लेकिन जो आपकी किराने की दुकान है वो तो फिक्स्ड है ना, आपको पता है कि सीधे जाके बाएं मुड़ के दाएं जाना है कि किराने की दुकान आ गई। किराने की दुकान चल थोड़ी ना रही है, लेकिन ये जो कुछ दुकानें हैं ये फिक्स्ड नहीं होती है। सो ये हो गई नॉन फिक्स्ड, और ये वाली जो शॉप हो गई ये फिक्स्ड स्टोर हो गई है। क्लियर है? ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इज डन बाय फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट और स्टोर्स। दीज स्टोर्स आर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। नॉन फिक्स रिटेल स्टोरिंग, एक बार इसको पढ़ लो, इन दोनों को रीड कर लो, देन हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो रिटेल ट्रेडिंग हो गया है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर। अब बारी आई है होलसेल ट्रेडिंग की। तो होलसेल ट्रेडिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, इसके जरिए ये जो पूरा भी जो मैंने आपको चार्ट बना के बताया था कि होलसेलर कौन होता है, कि जो यहाँ से फैक्ट्री से प्रोडक्ट बुलवाता है और आगे रिटेल स्टोर को देता है, वो हो गया होलसेलर। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको होलसेलर ट्रेडिंग भी क्लियर हो गया होगा, होलसेल ट्रेडिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार तो भी पढ़ लेते हैं। इट इज अ बल्क बिजनेस विच इज डन थ्रू अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेस एक्सेप्ट रिटेल स्टोर्स। In these types of training, some large stores and chain stores are able to buy directly from manufacturer. ठीक है, ये एक बल्क बिजनेस है, बहुत ज्यादा बल्क में ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये देखो, ये लोग डायरेक्टली किससे सामान ले लेते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चर, डायरेक्टली फ्रॉम फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री कह लो या जहां से ये सामान बन रहा है मैन्युफैक्चरर कह लो। ठीक है, ये लोग डायरेक्टली वहां से ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा चेन स्टोर होता है, इतने सारे सामान रखे हैं, देन इसको आगे सप्लाई करते हैं। क्लियर? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। तो होलसेल ट्रेडिंग में भी आपको ज्यादा समय नष्ट नहीं करना है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब बारी आती है ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, अब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। Transport is an important service by which people, materials, manufactured goods are physically carried from one place to another. Transportation significantly enhances the value of goods at every stage. Transport distance can be measured as a kilometer distance. It is the actual distance of route length measured in kilometer or miles. देखो, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सेंस, ट्रांसपोर्ट से सिर्फ सामान इधर उधर नहीं जाता है। आप लोग भी बस में बैठ के स्कूल जा रहे होंगे, स्कूटी से जा रहे होंगे, बाइक से जा रहे होंगे, साइकिल से जा रहे होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, इन सभी चीज को ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी इकोनॉमी में या किसी भी देश की इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये डिलीवरी बॉय आ गया है ना आपका पिज्जा वाला, तो वो किससे आया, वो ट्रांसपोर्ट अपने स्कूटर चला के आया। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, हम लोग कोई भी जगह को मेजर करते कितने किलोमीटर से। वही मैं बोल रहा हूं कि आपने सारी चीजें पहले से पढ़ा है या पहले से आपने सुना है इन चीजों को, बस जो सुना है उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग कैसे मेजर करते, किलोमीटर से। मान लो मुझे जाना है भोपाल से इंदौर, तो मैं ऐसा देखूंगा कि अच्छा 200 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो ये 200 किलोमीटर मैंने मेजर कर लिया है। ठीक, अगर मुझे जाना है मुंबई से दिल्ली, तो मैंने मान लिया कि 1000 या 1200 किलोमीटर का वो है, तो मैंने उसे क्या कर लिया, उसे मैंने इस तरीके से मेजर कर लिया। ठीक है, टाइम डिस्टेंस, इट इज अ टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑन अ पर्टिकुलर रूट, या फिर हम टाइम डिस्टेंस से भी ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे
टाइम डिस्टेंस से भी हम नाप सकते हैं। जैसे कि मैं भोपाल से इंदौर गया तो या तो मैं ये बोलूंगा कि देख भाई मैं 200 किलोमीटर से आ रहा हूं यार, मुझे 200 किलोमीटर चलना है। या अगर मैं भोपाल से इंदौर गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे 4 घंटे लगे हैं, मैं 4 घंटे में तेरे पास में आया हूं। सो हम लोग टाइम के हिसाब से भी उसको मेजर कर लेते हैं, या फिर हम उसे किलोमीटर के हिसाब से भी मेजर कर लेते हैं, या फिर कॉस्ट डिस्टेंस की उतना टाइम जो हमने जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कितना लगा। मान लो भोपाल से इंदौर जाना है तो मुझे कितना कॉस्ट लगा। मान लो कि मैं एसी बस में आ रहा हूँ, चार्टेड में आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे 300 रुपए देने पड़े या 400 रुपए देने पड़े। तो ये हो गया कॉस्ट कि मुझे उस जगह पे कितना समय लग रहा है। तो ये हो गया कॉस्ट डिस्टेंस। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। सो ट्रांसपोर्टेशन की ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक, देन नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, इसको भी कर लेते हैं। सो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट आर, जो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिमांड। वो कौन सा है, वो है डिमांड। The size of population influence the demand for the transport. The bigger the size of population, the higher is the transportation demand. किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की कितनी डिमांड है। हम लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें एसी बस भी चल रही है, उनमें फ्लाइट्स भी चल रही है, उनमें ट्रेन भी चल रही है, क्योंकि वहां क्या है, वहां डिमांड बहुत ज्यादा है। वहां पे क्या है, वहां डिमांड बहुत ज्यादा है। और वहीं हम देखते हैं कि कुछ कुछ बसें खाली चलती है, कुछ कुछ ट्रेनें खाली चलती है, तो उनको बाद में क्या करती है, उनको बाद में सरकारें बंद कर देती है, या फिर कोई प्राइवेट प्लेयर है तो वो भी बंद कर देता है। तो यहाँ पे हम साइज ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं कि कितना साइज ऑफ पॉपुलेशन ट्रैवल कर रहा है। कई बार बहुत सारी फ्लाइट्स मतलब छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट करती, फिर बाद में उन फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तब ऐसा कैंसिल क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि तब हम देखते हैं क्योंकि डिमांड में फॉल है, जो पॉपुलेशन है ज्यादा पॉपुलेशन उसमें है नहीं, ज्यादा पॉपुलेशन जा नहीं रही है, तो अल्टीमेटली कंपनी को लॉस हो रहा है, तो उन्होंने बंद कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज रूट्स। दिस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो रूट होता है, रूट यानी जो दो जगह का बीच का, लाइक मैंने आपको बताया मुंबई से लेके दिल्ली, मुंबई से दिल्ली का जो रास्ता है उसे हम बोलेंगे रूट। अब मुंबई से लेके दिल्ली के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ते पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जहां पे ज्यादा लोग ट्रैवल करें, जहां से ज्यादा गुड्स ट्रैवल करें। लाइक मुंबई से दिल्ली आप लोग राजस्थान, मतलब दिल्ली, राजस्थान, गुजरात एंड देन महाराष्ट्र ऐसे भी आ सकते हैं, या फिर दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र ऐसे भी आ सकते हैं। तो दो रास्ते हैं। अब ऐसे मैंने बताया तो दो रास्ते निकले, इनमें से उस वाले रास्ते पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जहां पे ज्यादा डिमांड होगी। ठीक है, जहां पे ज्यादा डिमांड होगी, जहां पे ज्यादा शहरें आएंगे। लोकेशन ऑफ द सिटीज, towns and villages, industrial center, raw materials, pattern of trade between them, native of the landscape between them, type of climate। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं तो आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और मुंबई। अब दिल्ली से मुंबई तक आने के दो रास्ते मैंने बता दिए। एक है कि दिल्ली से आगरा, फिर यहां आगरा यूपी में आ गया, यहां ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, इंदौर भी मध्य प्रदेश में, एंड देन मुंबई, इंदौर से ऐसे। और एक हो गया दिल्ली से जयपुर, जयपुर के बाद में यहां गुजरात से अहमदाबाद या गांधीनगर, एंड देन मुंबई। तो यहां पे कुछ इस तरीके से ये रूट्स बने, या फिर अब ये दो रूट हैं आने के, तो उस चीज को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जहां पे ज्यादा शहर हैं। जैसे ऐसे लगा कि दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई ये बड़े बड़े शहर इससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस वाले रूट को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। ऐसा लगा कि इस वाले रूट पे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, तो इस वाले रूट को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। ऐसा लगेगा कि इस वाले रूट पे क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन और जो लैंडस्केप है वो सारी चीजें बहुत सही है, तो इस रूट को प्रेफर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे सारी चीजें कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यहाँ पे मान लो बहुत ज्यादा पहाड़ है कि यहाँ पे ऐसा है कि ट्रक पलट ही जाएगा, तो फिर इस रूट को नहीं प्रेफर करेंगे, फिर इस रूट को प्रेफर करेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है, कुछ भी सिलेक्ट करने से पहले बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। क्लियर है?
समझ में आ गया आपको? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, रूट्स वाली ये चीज यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, इसमें ज्यादा टेक्निकलिटीज है नहीं। देन बारी आती है कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन देखो, जब हम आपस में दो लोग संवाद करते हैं तो वो हो गया कम्युनिकेशन। पहले के समय कम्युनिकेशन क्या कैसे हुआ करता था? पहले के समय हम देखते थे कि आपने भी सीरियल्स वगैरह मूवी वगैरह में देखा होगा कि कबूतर या कबूतर के जरिए क्या होता था, ऐसे लेटर भेज दिया जाता था, फिर वो राजा लेटर पढ़ता था और फिर उस कबूतर को वापस दूसरा लेटर भेज देते थे या कबूतर को मार गिरा देते थे। ठीक है, जो तमाम अच्छा लेटर आया तो अच्छी बात है, बुरा आया तो फिर मूड के हिसाब से कि क्या करना है। ठीक, तो पहले तो कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से हुआ करते थे, फिर समय थोड़ा सा बदला, फिर कम्युनिकेशन पोस्टमैन के जरिए होने लग गए। हमने खत लिखा, आज खत जा रहा है, फिर 7 दिन में खत पहुंचा, फिर उसका रिप्लाई आ रहा, फिर 7 दिन तक वेट करो, तो फिर कुछ कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से होने लगा। देन उसके बाद में क्या हुआ, फिर टेलीफोन आने लग गए, ये वाले टेलीफोन आए कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम कम्युनिकेशन करने लगे। देन रेडियो का जमाना आया, रेडियो के जरिए क्या हो रहा था, कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि दो लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मतलब ये भी कि जैसे आप न्यूज चैनल वगैरह जो आप मास मीडिया वगैरह देखते हो, वो भी हमें क्या करे, वो एक तरीके से कम्युनिकेशन ही हो रहा है ना मास मीडिया की, कि देश में क्या चल रहा, विदेश में क्या चल रहा है। तो फिर कुछ इस तरीके से रेडियो आने लग गए कि रेडियो के जरिए हम जो 7-8 बजे 15 मिनट आधा घंटा न्यूज आती थी वो सुन लिया करते थे। ठीक है, देन मोबाइल फोन्स आए, न्यूज़पेपर्स आए, फिर आजकल तो टीवी वगैरह अच्छी एक से एक एलसीडीज वगैरह आने लग गई। सो हमने यहाँ पे ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन का कैसे दायरा बढ़ते गया, एंड देन उसके बाद में कम्युनिकेशन कैसे होने लग गया, यूट्यूब के जरिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मेरे व्यूज, आप मेरे थॉट्स, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो। ठीक है, देन मैसेंजर, फेसबुक वाला, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जो कि आज के तारीख में बहुत फेमस है, फेसबुक, इन तमाम चीजें कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं हमारा मदद कर रही है। सो कम्युनिकेशन कह लो, टेली कम्युनिकेशन कह लो, मास मीडिया कह लो, ये सभी इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेशन इवॉल्व होते गया, कैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन एक तरीके से यहाँ पे इवॉल्व होते गए। ठीक है, क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर है। नाउ सर्विसेज, it means to provide assistance to someone. Services exist at different level. Some services are provided to industry, some to the people, some to both industry and people, that is transportation system. Services मतलब क्या होता है? Services मतलब ये होता है कि हम किसी को assistant दे रहे हैं, हम किसी को मदद कर रहे हैं। It means to provide assistance to someone मतलब हम किसी को services दे रहे हैं, हम किसी को मदद कर रहे हैं। सर्विसेज एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे सर्विसेज एग्जिस्ट करती है। कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिसमें हम इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं, जैसे आपके घर में आंटी आ रही हैं, ठीक है, जो आपकी मम्मी की हेल्प कर रही हैं झाड़ू लगाने में, पोछे लगाने में। ठीक है, सो वो एक किस लेवल पे हो गया, वो हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो कि इंडस्ट्री लेवल पे होती है, कि जो वर्कर्स आ रहे हैं वो फैक्ट्री के प्रोडक्शन लेवल में काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो गया। और कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो कि इंडस्ट्री और पीपल दोनों, जो कि इंडस्ट्री और पीपल दोनों के उसमें होने, जो कि इंडस्ट्री और पीपल दोनों को मदद करती है, तो वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। लोग भी ट्रांसपोर्ट के जरिए इधर से उधर जाते हैं और गुड्स भी इधर से उधर जाते हैं, तो उससे इंडस्ट्री और पीपल दोनों को हेल्प हो रही है। सो सर्विसेज मतलब क्या हुआ कि किसी को असिस्टेंस देना कोई भी काम करवाने में। Services are provided to individual consumer who can afford to pay for them. Services can be categorized into 2 level. अब services के बदले हमें पे करना पड़ता है। अगर आपके घर में कोई आंटी आ रही, वो हेल्प कर रही हैं आपकी मम्मी को हाउस होल्ड चोर्स में, सो उसके बदले में क्या हो रहा है, हमें उनको कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपके घर का काम में हेल्प कर रही हैं। अगर आपके कपड़े कोई प्रेस करके दे रहा है, आपने किसी को दिए हैं, तो आपको उस प्रेस करने के एक कपड़े के जो भी होंगे वो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अब सर्विसेज को भी दो उसमें बांट दिया गया है, एक होती है लो ऑर्डर सर्विसेज और दूसरी होती है हाई ऑर्डर सर्विसेज। लो ऑर्डर सर्विसेज में क्या है, दीज इंक्लूड ग्रोसरी शॉप्स, लॉन्ड्रीज, दीज सर्विसेज आर कॉमन एंड वाइड स्प्रेड। ठीक है, कोई ग्रोसरी शॉप है, लॉन्ड्री है, जो हम हाउस होल्ड सर्विसेज देख रहे हैं, ये आ गया लो ऑर्डर सर्विसेज में। देन हाई ऑर्डर सर्विसेज, दीज इंक्लूड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, दीज सर्विसेज आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड नॉट कॉमन
एज कंपेयर टू लो ऑर्डर सर्विसेज। हाई ऑर्डर सर्विसेज, यहाँ पे अकाउंटेंट सीए से काम है, हमें फिजिशियन से, हमें हेल्थ केयर में काम है, सो ये हाई ऑर्डर सर्विसेज हो गई। सो ये जो हाई ऑर्डर सर्विसेज है इनमें स्पेशलाइज्ड लोग लगते हैं, जैसे अकाउंटेंट सीए वाला ही करेगा ना, जिसने अच्छी खासी नॉलेज होगी। हेल्थ केयर में वो जाएगा जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई की होगी। अगर कोई एडवोकेट के पास में जा रहा है तो उसने बीएल भी पढ़ा होगा, ठीक। सो और लो ऑर्डर सर्विसेज ऐसी हैं कि जो कॉमन है, जो कि डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं इन्हें यूज करते ही रहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सर्विसेज, कैसी कैसी सर्विसेज होती है। अब देखो कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे घर को बिजली लग गई, गवर्नमेंट का काम है फायर ब्रिगेड भेजना, पानी के मदद से हमने आग को बुझाया। गवर्नमेंट का काम है रोड बनाना। अब इस रोड में कैसे रुपए ले रही है गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि यहाँ पे टोल बूथ रहते हैं, ठीक है। तो टोल बूथ से क्या होता है, हम लोग रुपए टोल बूथ को देते हैं, वो क्या रहता है, वो इस रोड बनाने में जो कॉस्ट चाहिए वो हमसे कहीं ना कहीं वसूल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमसे रुपए भी ले रही है। रुपए टैक्स के फॉर्म में लिए जा सकते हैं, रुपए इनके फॉर्म में लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट रुपए ले रही है, बदले में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यही आज का गवर्नमेंट कहाँ से, ये जो इतनी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ला रही कि ये दे दो वो दे दो, गवर्नमेंट के पास से कहाँ से पैसा है। गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट के पास खजाना है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, बदले में उसी टैक्स के रुपए को काम में, मतलब उसी टैक्स के रुपए को खर्च कर रही है, ठीक है। सो ये एक पूरा साइकिल है। सो गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्विसेज, these include transport, telecommunication, energy and water supply. A number of corporations have been established by the state and union legislation to supervise and control the marketing of such services. Infrastructure development services, आपके घर में पानी आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, बिजली आ रही नहीं आ रही, बिजली वाले की एक अलग कंपनी है, पानी वाले की अलग कंपनी है। सो ये बिजली आ रहा सॉरी बिजली पहुंचा रही है, तो बदले में आपको उसका बिल पे, आप बिजली यूज कर रहे हो तो वो बिल आ रहा है, वो आप पे कर रहे हो, तो वो हो गया सर्विसेज। पानी का भी वही है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट प्लेयर भी हो सकता है, ठीक है, प्राइवेट भी हो सकता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बहुत ज्यादा कि रिलायंस वाले चलो तुम बिजली प्रोवाइड कर दो, तुम बदले में रुपए ले लेना। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट भी देख रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर भी देख रहे हैं। सो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्विसेज। क्लियर है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। Then professional services. These services include healthcare, engineering, law and management. These are provided by public as well as private players. अब यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज, लाइक वही अकाउंटेंट के पास में गए कोई भी एडवाइस लेने, तो वो प्रोफेशनल सर्विस है। हम हेल्थ केयर के पास में गए, हम कोई मैनेजमेंट में, मतलब कोई कॉर्पोरेट लाइफ में आपने देखा, सो ये सारा क्या है, ये प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ठीक है। आप किसी वकील के पास में गए तो वकील अपनी सलाह देने के आपसे रुपए ले लेगा। आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर देखने के बदले में कुछ ना कुछ रुपए ले लेगा। सो ये हो गई प्रोफेशनल सर्विसेज। ये सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं वो और प्राइवेट डॉक्टर होते हैं वो। तो गवर्नमेंट वाला कम फीस लेगा, लेकिन लेगा जरूर, ठीक, और वो कुछ रुपए बाकी सरकार से ले लेगा। Services based on market. These include recreational and entertainment service. Their location depend on the market. Multiplex restaurants find location within a near central business district due to availability of high class consumer. सर्विस बेस्ड ऑन मार्केट मतलब आपने रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट सर्विस देखी होगी। मूवी देखने जा रहे हैं तो हम वहां पे कुछ चार्ज कर रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्किंग के रुपए दो, इसके रुपए दो, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं आपसे रुपए चार्ज किए जाते हैं। और ये जो रिक्रिएशनल सर्विसेज रहती है, लाइक वाटर पार्क्स या मॉल्स या कुछ भी सारी चीजें, मूवी थिएटर, ये अधिकतर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो शहर का जो एकदम बिजनेस जहाँ पे अच्छा खासा चल रहा हो, जो शहर का एकदम पीक पॉइंट होता है, जहां से बहुत सारा कॉर्पोरेट ऑफिस हो, अधिकतर वहां पे सिचुएटेड रहते हैं। वहां पे इसलिए सिचुएटेड रहते हैं क्योंकि वहां उन्हें हाई क्लास कंज्यूमर मिलते हैं जो कि यहाँ पे आके रुपए खर्च करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे आके रुपए खर्च कर सकते हैं। ऑफिस से निकले यार जरा यहीं चल देते हैं, यहीं से खा के घर चल देंगे, घर कौन खाना बनाएगा। सो कुछ ये अपनी लोकेशन कुछ इस तरीके से डिसाइड करते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ
पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज वही जैसे आपके घर में आपको हेल्प लग रही है तो आपने किसी को लगाया आपकी साफ सफाई की हेल्प में, तो ये पर्सनल सर्विस हो गई। आपने जैसे आपके मुंबई में देखा होगा, आपने जैसे आपकी बुक में देखा होगा कि मुंबई का एक डब्बे वाले का एग्जाम्पल है जो कि क्या कर रहा है, 1,75,000 कस्टमर्स को खाना दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो टिफिन ले जा रहा है और वो टिफिन किसको दे रहा है, वो शहर शहर दे रहा है, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है बदले में उनसे रुपए ले रहा है। तो ये हो गई कुछ पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाली चीजें। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि जो कि आपको बन नहीं रहा था, मतलब इसमें ऐसी कोई भी टेक्निकलिटीज नहीं थी, सारी चीजें बहुत सिंपल थी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, नाउ पीपल इंगेज इन टर्जरी एक्टिविटी, कितने लोग टर्जरी एक्टिविटी में इंगेज है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, एवरी सोसाइटी इज सर्व्ड बाय अ नंबर ऑफ सर्विसेज, दस पीपल आर engaging more in this sector day by day, but this situation is different in developed and developing countries. For example, the proportion of workers employed in service sector is higher in developed countries, whereas the proportion of workers employed in this sector is comparatively low in less developed countries. The employment in this sector is showing an ever increasing trend, while it has remained unchanged or it is decreasing the primary and secondary or is decreasing in the primary और secondary activity. अब यहाँ पे देखो ये बताया गया है कि ट्रेजरी एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने दो चीज में कैटेगराइज कर दिया है। कैसे कैटेगराइज किया है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड एक हो गया डेवलप कंट्री और एक हो गया अंडर डेवलप कंट्री, एक हो गया अंडर डेवलप कंट्री। और जो डेवलपिंग है वहां मिक्सचर है। ठीक है, वहां इन दोनों का मिक्सचर रहेगा जो डेवलपिंग कंट्री रहेगी। तो क्या होता है, जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है वहां लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, वहां पे चीजें इतनी एडवांस नहीं होती। यहाँ पे मेनली लोग कहाँ पे डिपेंडेंट रहते हैं, यहाँ पे मेनली लोग डिपेंडेंट रहते हैं प्राइमरी सेक्टर पे। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर पे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट रहते हैं, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर पे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट रहते हैं अंडर डेवलप कंट्री में। फिर उसके बाद में क्या होता है, सर्विस सेक्टर के टुवर्ड्स लोग इतने अवेयर नहीं रहते, बैंक रेस्टोरेंट्स इतना लोग नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, यहाँ पे बैंक भी हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं है। और यहाँ पे डेवलप कंट्री में देखें तो यहाँ पे लोग सर्विस सेक्टर पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड रहते हैं। सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा क्यों एम्प्लॉयमेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने कॉर्पोरेट लाइफ से बाहर आ रहे हैं, मतलब ऑफिस से बाहर आए, बाहर ही कहाँ लेते, घूम लेते, फिर लेते हैं। और यहाँ पे जो लेस डिपेंडेंस होता है वो होता है प्राइमरी एक्टिविटी पे, प्राइमरी एक्टिविटी पे, प्राइमरी एक्टिविटी पे यहाँ पे होगा, प्राइमरी एक्टिविटी पे यहाँ पे लेस डिपेंडेंसी रहेगी। क्लियर है। तो हम डेवलप कंट्री में क्या देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें रोजगार ले रहे हैं। और प्राइमरी एक्टिविटी में क्या हो रहा है, प्राइमरी एक्टिविटी में लोग उतने ही हैं, लोग बढ़ नहीं रहे हैं ना लोग घट रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। अब ऐसा कैसे हो रहा है, जैसे क्यों होता है, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि क्या होता है, किसान के घर में 2-3 लड़के रहते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसा रहता था कि वो 2-3 लड़के ही क्या कर रहे हैं, वो 2-3 लड़के ही खेती कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ गया है तो क्या होता है कि बाप बोलता है कि एक बेटा खेती कर लेगा, बाकी तुम दोनों बाहर जाओ, तुम जाके कुछ अपना कमाओ। तो वो 2 लोग यहाँ पे घुस के यहाँ पे अपना रोजगार लेते हैं, यहाँ पे वो अपनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ पे सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर वही है, लेकिन सर्विस सेक्टर में हम लोग उछाल देखते हैं इन कंट्री यहाँ पे। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। और ये जो अंडर डेवलप कंट्री है वहां पे प्राइमरी सेक्टर एक मेन, वहां पे प्राइमरी सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि सर्विस सेक्टर। अब बारी है कि डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री में देखो मिक्सचर है। डेवलपिंग कंट्री में इंडस्ट्रियल हो, प्राइमरी हो या टर्शरी एक्टिविटी हो, इन तीनों का मिक्सचर चल रहा होता है। डेवलपिंग कंट्री प्राइमरी सेक्टर से
टर्शरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर के टुवर्ड्स मूव कर रही होती है, जो सेकेंडरी एक्टिविटी से टर्शरी एक्टिविटी के टुवर्ड्स मूव कर रही होती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो एक ट्रांजिशन फेज में होती है, ना वो पूरी प्राइमरी में है, ना वो पूरी सर्विस सेक्टर में है, ना वो पूरी इंडस्ट्रियल उसमें, वो एक ट्रांजिशन फेज में है। ठीक है, समझ में आया? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्शरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज? ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये जो है ये सर्विस सेक्टर है। इनका काम है कि गुड्स को बनाना, इनका काम है कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करना, और इनका काम है कि सर्विसेज देना। ठीक है, इनका काम है कि उस गुड्स को सही जगह पे पहुंचाना बाय द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इनका काम है कि लोगों में कम्युनिकेशन अच्छे से हो। इनका काम है कि बस कुछ नई चीज बनाना, उस रॉ मटेरियल से जो हमें उनको खेत से मिला है, उस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में ले जाके कुछ नई चीज बनाना। सो आई होप ये डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी में। ठीक है, अब बारी आती है टूरिज्म की। टूरिज्म एन इंपॉर्टेंट टर्शरी एक्टिविटी। ठीक है, हम अब टूरिज्म को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि टूरिज्म क्या है। जो टूरिज्म है ना, मतलब अब उसका साफ साफ हिंदी में कहो तो आपको भी पता है कि घूमने फिरने का मतलब होता है। आप सब कहीं ना कहीं छुट्टियों में जाते होंगे, कहीं ना कहीं घूमने चले जाते होंगे। पास में अगर कोई स्पॉट होता होगा तो आप वहां चले जाते होंगे घूमने फिरने। तो ये सारी एक्टिविटी क्या है? ये सारी एक्टिविटी टूरिज्म में आती है। अब जो टूरिज्म जो एज एन इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इन द सेंस कैसे? क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है, ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। चाहे वो होटल का देख लो, चाहे आप वो गाइड्स का देख लो, चाहे आप वो, हम लोग देखते हैं ना बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मतलब एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं और अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होती है, तो वो सारे लोग भी उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। सो ये बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बूस्ट लेके आती है टूरिज्म इंडस्ट्री। सो एक बार देखते हैं, इट मीन्स ट्रेवल विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन अदर देन द बिजनेस। ठीक है, टूरिज्म मीन्स कि हम लोग उसलिए ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ नया रिक्रिएट कर रहे हैं, हम अपने आप को सुकून देने के लिए, हम थोड़ा सा आराम से, जो हमारी जो बिजी लाइफ है, हम जो हमारे बिजनेस और उन सारे कामों से हटके जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ घूमने फिरने, बस जाना है, मजे करना है, उस पर्पज से जो हम कर रहे हैं वो हो गया टूरिज्म। आप आपकी कोई बिजनेस की मीटिंग में गोवा जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घूम रहे हो, वो हम मतलब वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कंट्री को, मतलब क्योंकि आप होटल में रुकोगे, खाओगे पियोगे तो उसके आप रुपए दोगे। लेकिन टूरिज्म को अगर हम बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, यार तू तो मीटिंग में गया था, तू कहाँ घूमने गया। अगर आप पर्टिकुलर कहीं घूमने जाओगे तो ही हम उसे टूरिज्म की कैटेगरी में डाल देंगे। इट हैज इमर्ज एज वर्ल्ड लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टोटल रजिस्टर्ड जॉब एंड टोटल रेवेन्यू। About 40% of world total GDP is generated by this sector, providing 250 million jobs worldwide. अब देखो पूरे वर्ल्ड का 40% जीडीपी सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। पूरे वर्ल्ड का 40% जीडीपी, आप समझ रहे हो कितना बड़ा ये फिगर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग घूमने फिरने जाते हैं, बहुत सारी होटल इंडस्ट्री है, खाने पीने का है, अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ठीक है, रिसोर्ट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें आप देख रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक इसी ग्रोथ वाले फेज में हम हमेशा देख रहे हैं, एक नई होटल बार बार आ ही रही है। और आप पूरे वर्ल्ड के फिनोमिना से देखो कि हमारे यहाँ भी लोग बाहर से आते हैं, यूरोप वगैरह से आते हैं, इंडिया में घूमते हैं। ठीक है, सो एक ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट करता है टूरिज्म। ठीक, moreover, many local people are employed to provide services like accommodation, meals, transport, entertainment and special shops to serve the tourist. फिर साथ ही साथ में बहुत सारे लोकल पीपल लाइक वो अकोमोडेशन में लोगों को खाना देने, नाश्ता देने, एंटरटेनमेंट के पर्पज से। हम लोग कई बार राजस्थान जाते हैं, आपने कहीं और भी देखा होगा, तो ये जो रहता है ना कि बहुत सारे लोग राजस्थान में अपना करतब दिखाते हैं, वो फोक डांस करके दिखाते हैं। जो राजस्थान का जो एसेंस है वो क्या है, वो वहाँ के लोकलाइट है, लेकिन वो टूरिस्ट को उस हिसाब से अट्रैक्ट करते हैं और वैसे रुपए अर्न करते हैं। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आप ये देखो कि 250 यहाँ पे जो जॉब्स हैं, ये 250 मिलियंस, ये तो एक रजिस्टर्ड जॉब है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कोई फिगर नहीं होगा, लेकिन वो टूरिज्म इंडस्ट्री में ही कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होंगे। क्लियर है, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म।
Some of the factors that affect tourism are demand. The last century has recorded an increasing demand for holidays and recreational activities. The living standard of people is becoming more advanced and their leisure time has become essential due to nature of work. Thus, due to this reason, demand for tourism is increasing. आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। 21st सेंचुरी में हम लोग देख रहे हैं कॉर्पोरेट लाइफ वाला जमाना है, सैटरडे संडे ऑफिस ऑफ रहता है, आजकल तो फ्राइडे की भी ऑफ होने की बात होने लग गई है। मतलब स्टिल इन दिस डिबेट प्रोसेस में कुछ कुछ कंट्रीज में हो गया कि फ्राइडे भी ऑफ दो। सो ये सब क्या है कि और दिन भर बाकी के जो 4-5 दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारे काम, लोगों को परिवार में तनाव है, अलग अलग तरीके की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, मेंटल हेल्थ क्राइसिस से लोग जूझ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं टूरिज्म उसको केटर करता है। टूरिज्म कैसे कि चलो घूमने चल जाते हैं, मन को शांति मिलेगी, ठीक है, और फिर ऐसे हॉलीडेज मिलने लग गए, वीकेंड्स आने लग गए, ये वीकेंड वाला सिस्टम, सैटरडे संडे ऑफ या फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ, तो इन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री को और बूम कर दिया। ठीक, then transport. With the development of transport sector, the demand for tourism has also increased. The easy accessibility to the tourist location and places encourage people to visit them. Today, air travel is considered the fastest mode of transport to go anywhere in the world within few hours from home. Besides the emergence of package holiday has also reduced the cost. ठीक है, so transport है, इसलिए टूरिज्म में हमने बढ़ोतरी देखी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ रोड कनेक्टिविटी, जहाँ जहाँ ट्रेन, जहाँ जहाँ प्लेन की कनेक्टिविटी होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग पहुँचते हैं। आप भी कहीं जाते होंगे तो आप उस जगह पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ रोड अच्छे हो। अगर आप बाय कार जा रहे हो तो हम उस जगह को छोड़ देते हैं कि जहाँ रोड बहुत ख़राब हो। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट, प्लेन्स का इतना आना, छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनना, टूरिस्ट स्पॉट्स पे एयरपोर्ट बनना, ये सारी चीज़ों में क्या है, ये सारी चीज़ों ने भी कहीं ना कहीं टूरिज्म को ग्रोथ दी है। ठीक, मैं आपको बार बार वही चीज बोल रहा हूं कि इन सब में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको नहीं पता है। सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हैं, सारी चीजें आप कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं। ठीक है, इनमें ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि जो बहुत अलग से मैंने आपको पढ़ाया हो। ठीक, नाउ टूरिस्ट रीजन्स, अब अलग अलग रीजन्स होते हैं, द वार्मर प्लेसेस, द विंटर स्पोर्ट्स रीजन, हिस्टोरिक टाउन्स। ठीक है, जो यूरोप वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो एक ठंडे देश से आते हैं, वो कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक हम अगर देखें तो जब उनके वहाँ पे ठंड पड़ती है, ठीक है, जब यूरोप में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो थोड़े से वार्मर प्लेसेस पे घूमने निकल जाते हैं, या हमारे यहाँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम थोड़े से ठंडी वाली जगह पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ हिस्टोरिक टाउन्स में चले जाते हैं, तो कोई हिस्टोरिक टाउन्स घूम रहा है, कोई ठंडी वाली जगह पे घूमना है, किसी को बीचेस वगैरह पे जाना है, थोड़ी सी वार्मर प्लेसेस पे जाना है। तो ये तो लोगों का टेस्ट होता है, ये अलग अलग जगह, अलग अलग साइट्स हैं, कहीं ठंड, कहीं गर्म, कहीं बारिश वाली जगह, कहीं पहाड़ वाली जगह, कहीं हिस्टोरिक जगह, तो वो तो लोगों के इंटरेस्ट पे वो कहीं ना कहीं घूमा करते हैं। नाउ टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट को क्या अट्रैक्ट करता है, या तो उसका लैंडस्केप, मतलब या तो वो बहुत सुंदर जगह है, लाइक ऐसी कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो या तो लोग उसकी लैंडस्केप को देख के जाते हैं, देन नहीं तो उसके क्लाइमेट, की वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। हो सकता है कि वहाँ का क्लाइमेट में थोड़ी सी ठंडी हो, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंड, एकदम मीडियम वाला क्लाइमेट हो, तो क्लाइमेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे अगर आपको बोल दिया जाए, इंडिया में अगर किसी को बोल दिया जाए कि गर्मी के टाइम में कहीं पे भी साउथ में आप लोग विजिट कर लो, तो हमें बहुत ऐसा लगता है कि एक तो ऑलरेडी गर्मी है और वहाँ पहले से गर्मी है, सो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि वहाँ ठंड के टाइम पे जाया जाए, है ना। वहीं हम लोग गर्मी में कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई हिल स्टेशन वगैरह में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हाँ वहाँ थोड़ा सा सुकून मिलेगा। तो क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हमें कोई भी टूरिस्ट की जगह डिसाइड करनी हो तो। ठीक है, देन कल्चर एंड इकोनॉमी, वहाँ का कल्चर कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, हिस्ट्री एंड आर्ट, ठीक है, कि वहाँ पे क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या कोई हिस्ट्री है, कोई अनोखी। लाइक हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये किले वगैरह हैं, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस किले का, यहाँ के लोगों का क्या कल्चर है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसमें जो आर्ट, जो किले में ये जो नक्काशी की गई है, क्या ये यूनिक है, क्या ये सिर्फ इसी किले में पाई जाएगी, बाकी और कहीं नहीं पाई जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना अट्रैक्ट करती है।
और जो ये हिस्ट्री एंड आर्ट वाली ये जो चीजें हैं ये फॉरेन टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, उनको ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। क्लियर है, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ अब हम बात करेंगे कि मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। When medical treatment is combined with international tourism activity, it is known as medical tourism. The growing medical facilities in India during last few decades have made the country a favorable destination for medical tourists. Medical tourist में ये होता है कि हम देखते हैं कि जब भी बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, मान लो कि कोई इंसान यहाँ पे आ रहा है अफ्रीका से आ रहा है, तो वो दो पर्पस के साथ में आ रहा है। वो इस पर्पस के साथ में आ रहा है कि मैं इंडिया जा रहा हूं तो मैं इंडिया में डॉक्टर को दिखाऊंगा, मुझे कोई समस्या है वहीं पे ऑपरेशन करवा लूंगा, साथ ही साथ मैं घूमूंगा भी इंडिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंसान मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, साथ साथ में उसके मन में है कि इंडिया जा रहा हूँ तो पहले 10-15 दिन घूम लूंगा, ऑपरेशन करा लूंगा, फिर 15-20 दिन 25 दिन और रुक जाऊंगा उनकी केयर डॉक्टर की नजरों में, फिर 5-1 दिन घूम के और फिर वापस चला जाऊंगा। सो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में उनकी टूरिज्म एक्टिविटी भी उनके दिमाग में थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस टूरिज्म एक्टिविटी साथ में हो जाती है एक इंटरनेशनल फिनोमेना पे, तो हम इसे बोलेंगे मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। अब मेडिकल टूरिज्म में क्या है, जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, लाइक इंडिया वगैरह है, तो इंडिया में मेडिकल को लेके एक बहुत बड़ा हब है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे अच्छी अच्छी हॉस्पिटल्स बन गए। अगर आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु यहाँ पे देखेंगे तो अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन गए हैं जो कि हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ फैसिलिटीज भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। सो देखो अब अफ्रीका हो गया, अफगानिस्तान वगैरह ये हो गया, ये तो इंडिया में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज हैं उनकी कंट्री के मुकाबले, और जो फैसिलिटीज हैं उनके कोई ज्यादा रुपए भी नहीं है। और जो यूरोप वगैरह की कंट्री के लोग हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कंट्री में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तो वो इंडिया में आ रहे हैं कि सस्ता है, साथ ही साथ यहाँ टेक्नोलॉजी भी अच्छी, तो इंडिया में करवा लेंगे, तो इसलिए वो लोग डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। But still, it is not as much as the advanced USA, where each year millions of surgeries are performed. Medical tourism bring a lot of benefit to developing countries like India, Thailand, Singapore and Malaysia. अब ये बताया गया है यहाँ पे, इन्होंने बोला कि मेडिकल फैसिलिटीज यूएसए के बराबर नहीं है इंडिया में, बट स्टिल बहुत अच्छी है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, वो घूमते भी हैं, साथ साथ में अपना इलाज भी करवाते हैं। तो ओवरऑल इसमें क्या होता है, ओवरऑल वो लोग आ रहे हैं इंडिया में, तो वो लोग हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में रुपए दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारी कंट्री का रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारी कंट्री की जीडीपी में वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली वो मेडिकल सेक्टर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग घूम रहे हैं, तो अल्टीमेटली फायदा किसको हुआ, फायदा हमारे देश को हुआ है, ठीक है। सो ये हमारी जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये हो गए मेडिकल टूरिज्म के फायदे। क्लियर है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। नाउ यहां पे हमको क्या बात करनी है, अब हम बात करेंगे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के बारे में, कि क्वार्टरनरी एक्टिविटी क्या होती है। देखो हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, किसके बारे में बात कर चुके थे, अगर आपको पता हो तो 3 सेक्टर्स के बारे में हमेशा बात होती है, ठीक है। 3 सेक्टर्स के बारे में बात होती है, प्राइमरी, जो कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, देन सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर। आपने 10th क्लास में ये 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, या और कभी भी पढ़ा होगा तो आपने इन 3 सेक्टर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 12th में आपको 2 सेक्टर के बारे में और पढ़ना है, दैट इज क्वार्टरनरी एंड क्यूमनरी सेक्टर। अब लोगों को ये दोनों सेक्टर बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, चीजों को एक अच्छे वे में समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो क्वार्टरनरी और क्यूमनरी सेक्टर है वो अलग से 2 सेक्टर है, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये टर्जरी सेक्टर का ही पार्ट है। सो आपके बुक में देखा जाए तो इन्होंने इस तरीके से बताया कि क्वार्टरनरी सेक्टर और जो क्यूमनरी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं टर्जरी सेक्टर जो है उसी का कहीं ना कहीं एक सब पार्ट है, ठीक है। सो टर्जरी एक्टिविटी का ही क्वार्टरनरी एंड देन क्यूमनरी सेक्टर, इसी का ही कहीं ना कहीं एक सब पार्ट बताया गया है, ठीक है। सो अब हम पहले क्वार्टरनरी सेक्टर को एंड देन हम क्यूमनरी सेक्टर को यहाँ पे समझेंगे। क्लियर है, चीजें समझ में आई, चीजें आपको सेंस कर रही है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं।
नाउ क्वाटरनरी सेक्टर क्या होते हैं? दीज एक्टिविटीज सेंटर अराउंड रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मे बी सीन एज एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स. Quaternary activities involve collection, production, and distribution of information. These services, the service sector which is knowledge oriented comes under quaternary activities. For example, a medical transcriptionist, a CEO of MNCs work under this sector. They are highly specialized professional with deep knowledge in a particular field. ठीक है? The quaternary sector along with the tertiary sector has replaced most of the primary employment as the basis of economic growth. Over half of the worker in developed economies are knowledge sector. अब यहाँ पे हम वापस से आते हैं so that अब आपको चीजें क्लियर हो. अब तक अगर लेट वेट के पढ़ रहे हो तो अच्छे से सीधे स्ट्रेट बैठ जाओ, क्योंकि अब आने वाली यहाँ पे कुछ चीजें जो आपने कभी नहीं पढ़ी है तो उनको थोड़ा सा समझ लिया जाता है. ठीक, इतना तो आपको समझ में आया. अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा और व्यवस्थित लिख देता हूं. टर्जरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? टर्जरी सेक्टर को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर. टर्जरी सेक्टर को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर. टर्जरी सेक्टर में क्या होता है कि लोग अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बदले में आप उन्हें क्या करते हैं? बदले में आप उन्हें पे करते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं? यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल मैंने ले लिया प्लम्बर का, यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिया ड्राइवर का, यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिया इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है. ये सारी चीजें हो गई टर्जरी सेक्टर में. साथ ही साथ टर्जरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि आपको कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो बदले में आपसे चार्ज कर रहा है. सो ये क्या हो गया? ये सारा भी टर्जरी सेक्टर का पार्ट हो गया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, ये हो गए टर्जरी सेक्टर के उसमें, टर्जरी सेक्टर के एग्जाम्पल. अब यहां पे क्या किया? टर्जरी सेक्टर का ही एक और उसी के अंदर एक सब पार्ट बना दिया, दैट इज क्वाटरनरी सेक्टर. अब क्वाटरनरी सेक्टर में क्या होता है? क्वाटरनरी सेक्टर को हम नॉलेज बेस्ड सेक्टर बोलते हैं. क्वाटरनरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी सेक्टर इज ए नॉलेज बेस्ड सेक्टर. क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर को मैं नॉलेज बेस्ड सेक्टर क्यों कहूंगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो कॉर्पोरेट लाइफ में आप लोग देखते हो, जो ऊपर काम कर रहे हैं, एकदम हाई लेवल पे काम कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई एमएनसी का कोई सीईओ है, ठीक है, एक कोई बड़े लेवल पे कोई मैनेजर है, एक कोई बड़े लेवल पे कोई मैनेजर है कोई भी कंपनी का, वो एक कोई इंसान जो कि रिसर्च वाला काम कर रहा है, जो कि कोई नई चीज प्रोड्यूस कर रहा है. ये सारा कहां पे इंक्लूड हो गया? ये सारा इंक्लूड हो गया क्वाटरनरी सेक्टर में. क्वाटरनरी सेक्टर बेसिकली क्या डील कर रहा है? क्वाटरनरी सेक्टर बेसिकली डील कर रहा है नॉलेज बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, नॉलेज, ये है नॉलेज बेस्ड सेक्टर. ठीक है, जो एमएनसी का सीईओ, जो मैनेजर है, जो कोई रिसर्च का काम कर रहा है, जो कि कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारा पार्ट हो गया क्वाटरनरी सेक्टर का. और टर्जरी सेक्टर में क्या है? जो छोटे मोटे काम है लाइक प्लम्बर, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वो सारा आ गया टर्जरी सेक्टर में. और यहाँ पे जो बड़े स्तर पे जो काम हो रहा है वो आ गया. अब क्वाटरनरी सेक्टर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है. जैसे आज के टाइम की जो कॉर्पोरेट लाइफ है, जो आप लोग देख रहे हो कि ये गूगल में काम कर रहा है, या ये अलग अलग कंपनी के आप नाम सुनते हो, ठीक है, कि ये कहाँ पे, ये केपीएमजी में काम कर रही है, मैकेंजी में काम कर रहा है, तो वो सारे लोग कहाँ पे आ जाएंगे? वो सारे लोग आ जाएंगे क्वाटरनरी सेक्टर में. और अगर आप देखोगे कि प्लम्बर हो गया, या कोई इलेक्ट्रीशियन हो गया, या कोई ड्राइवर हो गया, तो उन्हें हम टर्जरी सेक्टर में डाल देंगे. ठीक है, सो इस तरीके से इन्होंने टर्जरी सेक्टर का ही बाइफरकेट किया है. जो भी नॉलेज बेस्ड, जो भी सुपीरियर लेवल के जो जॉब्स हैं, उन्होंने उसको क्वाटरनरी सेक्टर में डाल दिया. ये आपको यहां तक क्लियर हो गया. ये भी आपको समझ में आ गया कि क्वाटरनरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है. आज की इकोनॉमीज में हम लोग देखें तो क्वाटरनरी सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम है. ज्यादा से ज्यादा लोग क्वाटरनरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, और ज्यादा से ज्यादा लोग क्वाटरनरी सेक्टर में जाना चाहते हैं. वो इन सब में कहीं ना कहीं नौकरी करना चाहते हैं. क्लियर है?
अब बारी आती है, आपको ये वाली चीज तो क्लियर हो गई। अब आप बोलोगे कि सर क्वीनरी सेक्टर क्या है। क्वीनरी सेक्टर को हम कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। जो क्यूनरी सेक्टर है ना, वो एकदम हाईएस्ट लेवल है। क्यूनरी सेक्टर में हम लोग डालेंगे क्यूनरी सेक्टर, क्यूनरी सेक्टर जो पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स हैं, पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स, देन ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे आ गए क्यूनरी सेक्टर में। अब जो क्यूनरी सेक्टर है ना, ये क्या है, हाईएस्ट मेकिंग, यहां पे जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पीपल, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पीपल, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पीपल, ठीक है। क्यूनरी सेक्टर में क्या होते हैं, जो एकदम ऊपर ऊपर के जो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ जो एकदम ऊपर ऊपर के जो कुछ लोग होते हैं, जैसे पॉलिसी प्रैक्टिशनर, जो कि ऊपर से पॉलिसीज बना रहे हैं ताकि वो पॉलिसी हमारे ऊपर इंप्लीमेंट हो। गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो कि इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि पॉलिसीज को बना रहे हैं। जो ऊपर ऊपर के जो कुछ लोग होते हैं ना, जो एकदम हाईएस्ट पेड जॉब होते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में चले जाओ, चाहे पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स में चले जाओ, इनके काम बहुत सोच विचार करने का होता है। डेटा को कलेक्ट करना, फिर उस डेटा को अच्छे से पढ़ना, फिर कुछ नया डेटा प्रोड्यूस करना, फिर लोगों के लिए पॉलिसीज बनाना, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। तो इन ये नंबर में कम होते हैं, लेकिन ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं, क्योंकि कोई भी डिसीजन है, कोई भी पॉलिसीज बनाना है, आप देखते हो सरकार इतनी सारी पॉलिसीज ला रही है, तो क्या सरकार वहां खुद बैठ के बना रही? जी नहीं, सरकार के पीछे बैक एंड पे ये लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जिनको कि काम करने के रुपए दिए जा रहे हैं, क्योंकि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में इन्हें पे किया जा रहा है एज फॉर्म ऑफ सैलरी या वेजेस के फॉर्म में, ठीक है। सो ये लोग कुछ होते हैं, कुछ लोग होते हैं, और ये क्या है, हाईएस्ट पेइंग, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, ठीक है, ये हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में आ जाते हैं। सो वापस अगर हम यहां जाएं तो आपको ये वाली चीज तो एकदम ही क्लियर है। कौन सी चीज आपको एकदम क्लियर है? ये वाली चीजें कि प्लम्बर, ड्राइवर, ये सारे ये यहाँ पे आ गया। क्वार्टरनरी सेक्टर में जो कॉर्पोरेट लाइफ आप लोग देख रहे हो, जो मैनेजर है, जो एमएनसीज में जो सीईओ वगैरह है, ये वहां पे है। लेकिन इनसे भी ऊपर इनके भी एक और बाप हैं, ठीक है। ये जो है ट्रेजरी सेक्टर का बाप क्वार्टरनरी सेक्टर है, और क्वार्टरनरी सेक्टर का भी एक और ऊपर है, दैट इज क्यूनरी सेक्टर, वो सबका बाप है, दैट इज पॉलिसी प्रैक्टिशनर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट जो है, जो कि एकदम ऊपर ऊपर पे काम कर रहे हैं, जिनका नीचे लेवल पे कोई काम नहीं है, वो सारे आ जाएंगे क्यूनरी सेक्टर में। क्लियर है ये चीज? आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, और मैंने आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी है, ठीक है। देयर हैव बीन अ वेरी हाई ग्रोथ इन डिमांड फॉर कंजम्पशन ऑफ information based services from mutual funds manager to tax consultant, software developer, statisticians, personnel working in the office building, elementary schools, university, classroom, hospitals, doctor, offices, theater, accounting, brokerage belong to this category of services. तो क्वार्टरनरी सेक्टर में क्या है? क्वार्टरनरी सेक्टर में हमने बोला नॉलेज बेस्ड सेक्टर है। तो जितने भी लोग एसोसिएटेड है, चाहे आप वो सीए देख लो, चाहे आप वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख लो, चाहे आप टैक्स कंसल्टेंट देख लो, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर देख लो, चाहे आप बैंक में मैनेजर देख लो, तो जितना भी जो मैंने बोला ना, जो कॉर्पोरेट लाइफ है, आप बोलते हो कि ये इस कंपनी में काम कर रही है, इस कंपनी में काम कर रही है, इस कंपनी में काम कर रहा है, तो वो सारा पार्ट हो गया क्वार्टरनरी सेक्टर का। वो किसका पार्ट हो गया है? वो सारा पार्ट हो गया है क्वार्टरनरी सेक्टर का। अब क्यूनरी एक्टिविटीज में क्या है? सर्विसेज दैट फोकस ऑन क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडिया, data interpretation and use of evolution of new technologies. People engaged in this sector are the highest level of decision making or policy making and are referred as gold collar professional. इनको हम और क्या बोलते हैं? gold collar professional भी बोलते हैं। They are considered as देखो सब division of treasury sector representing special and highly paid skills of senior business executive,
government official, research scientist, financial and legal consultant, etc. Though they are very less in numbers, but they are very important for the advanced economies. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, वही कि क्वीनरी सेक्टर में हम लोग देख रहे हैं जो हाईएस्ट लेवल के हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव में भी जो एकदम सबसे ऊपर के लोग हैं, वो सारे लोगों को हम क्यूनरी सेक्टर में डालते हैं। क्यूनरी सेक्टर में जो भी काम कर रहा है उन्हें हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल कहते हैं। यहाँ पे सबसे कम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत रुपए मिलते हैं, बहुत पे किया जाता है। सो ये हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से ये वाली चीज है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपको कुछ 2-3 टर्म समझनी है। 2-3 टर्म्स आपको क्यों समझनी है? देयर आर फ्यू न्यू ट्रेंड्स इन क्यूनरी सर्विसेज लाइक knowledge processing outsourcing and home shoring. Home shoring is an alternative to outsourcing. तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा आउटसोर्सिंग क्या है, देन हमें ये समझना है कि यहाँ पे बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या है। ये 2-3 टर्म्स हमें समझना है। इसी के साथ में आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। सो हम समझ लेते हैं कि आउटसोर्सिंग क्या है, देन हम फिर बिजनेस वाला समझ लेते हैं, देन फिर हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। देखो, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपका काम आप किसी और को सौंप देते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट बनाना रहता था, तो मुझे मेरा प्रोजेक्ट बनाने में बहुत आलसी होती थी, तो मैं क्या करता था, मैं अपनी बहन को दे देता था, यार प्लीज तू बना देना, तो वो मेरा काम करती है। तो वैसे ही क्या होती है, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ये आउटसोर्स कर देती है, ये अपना काम आउटसोर्स कर देती है। कहाँ पे कर देती है? ये जो छोटी छोटी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे ये अपनी सब ब्रांच खोल देंगी, वहां पे ये अपने ऑफिसेस खोल देंगी और वहां पे ये लोगों से काम करवा के और उस कंपनी को फायदा पहुंचा देते हैं। तो आउटसोर्सिंग मतलब सेम वही होता है कि आप अपना काम किसी और को दे देते हैं और वो उसके बदले में वो काम करके देता है और उसके बदले में आप उसे क्या करते हो, आप उसे रुपए देते हो, ठीक है। आउटसोर्सिंग मीन्स गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। व्हेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग वर्क टू ओवरसीज लोकेशन, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑफशोरिंग, ठीक है। और जब आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जब आउटसोर्सिंग में कि आप अपना काम किसी दूसरे देश में दे रहे हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑफशोरिंग। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे ऑफशोरिंग। मान लो कि अमेरिका की कोई कंपनी है एप्पल, वो अपना काम मान लो इंडिया में दे रही है कि ये काम वो लोग कर देंगे, तो ये हो गया ऑफशोरिंग, ठीक है। समझ में आया? Business activities that are outsources include information technology, that is IT, human resource, customer support, call center services, and at times are also manufacturing and engineering. It resulted in opening up of large number of call centers in India, China, Eastern Europe, Israel, Philippines. ठीक है, it has generated new jobs in these countries. Outsourcing is coming to these countries where cheap and skilled workers are available. ठीक है, तो आउटसोर्सिंग में वही कि कंपनीज अपना काम जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक चाइना, इंडिया, फिलीपींस, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोग अपना काम आउटसोर्स कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है। यूएसए में काम करवाने जाएंगे तो एक इंसान को, इंडियन रुपीस के टर्म में बात कर रहा हूं, एक इंसान को हमें हो सकता है 1000 रुपए देना पड़े, लेकिन वहीं अगर काम इंडिया में करवाएंगे तो हम 200 रुपए में वो काम करवा लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे काम करवाने का ज्यादा फायदा है, तो ऐसे ये लोग आउटसोर्स कर देते हैं, जिसे कि हम ऑफशोरिंग कहते हैं, ठीक है। जो कि हम मतलब अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो काम अलग देश में तो हम उसे ऑफशोरिंग कह देंगे, ठीक। सो ये हम देख रहे हैं। तो इसी के साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि आउटसोर्सिंग से हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कैसे फायदा होता है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा रोजगार मिलने लगता है कि एक तो काम भी मिल गया लोगों को, वो अपनी स्किल्स को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, रोजगार भी मिल गया है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ये जो कंट्रीज होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए हैं। जो कंट्रीज जो कि आउटसोर्स कर रही है, वो जो मेन कंट्रीज जो कि अपना काम आउटसोर्स कर रही किसी दूसरी कंट्री को लाइक यूएसए वगैरह, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए। क्यों होने लग गए? क्योंकि यहाँ पे नौकरियां कम होती जा रही है और वो नौकरियां इंडिया, चाइना यहाँ पे जनरेट होती जा रही है, तो यहाँ पे लोगों के पास काम नहीं है, तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम तो बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग से हमें फायदा मिल रहा है।
Many outsourcing countries are facing restraint from job-seeking youths in their respective country. The research behind continuous flow of outsourcing is the minimum cost required to operate offices in developing countries with maximum profit. ठीक है, फिर वहां पे वही बताया कि आउटसोर्सिंग का मेन पर्पस क्या है. आउटसोर्सिंग का मेन पर्पस ये है कि ऑपरेट ऑफिसेज इन डेवलपिंग कंट्री विथ लो कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट. इंडिया में एक ऑफिस लगा दो, इंडिया में एक एप्पल का ऑफिस लगा दो, हो सकता है कि यूएसए में वो ऑफिस चलाने के, अब मैं एक छोटा सा फिगर ले रहा हूं, बहुत ज्यादा रुपए लगते हैं, ठीक है, यूएसए में मान लो 10 रुपए लग रहे हैं, तो वही इंडिया में 3 रुपए में काम हो जाएगा. तो वो क्या करते हैं कि इंडिया में ऑफिस लगा देते कि इंडिया में अपना ऑफिस बना दो, इंडिया में अपना सब कुछ सेटअप कर दो, यहाँ कम रुपए में काम हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे आउटसोर्सिंग में ये जो कंपनीज करती हैं, इनका मेन टारगेट रहता है प्रॉफिट बनाना. और कोई भी बिजनेस का, मैंने आपको बताया, हर बिजनेस ये देखता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाएं, तो इनका मेन काम होता है प्रॉफिट बनाना, मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना. तो इन्होंने देख लिया कि मैक्सिमम, ज्यादा प्रॉफिट इंडिया से बनेगा. प्रॉफिट तो हम यूएसए से भी बना लेंगे, लेकिन यूएसए में दूसरे खर्चे बहुत है, तो ज्यादा प्रॉफिट बनाना है तो वो इंडिया में बन जाएगा. तो ये लोग क्या करेंगे, इंडिया में अपने ऑफिस सेटअप कर देंगे. ठीक, for example, data processing can be easily carried out in Asian, East European and some African country. They provide skilled IT staff with good English language working at lower wages as compared to developed country. हम लोग देखते हैं कि जो IT इंडस्ट्रीज में जो लोग हैं, खासकर आप इंडिया में भी देखो तो बहुत एकदम बल्क में आईटी सेक्टर वाले हैं. अब यहाँ पे आईटी सेक्टर की कंपनी क्या करती है, वो लोग अपने ऑफिसेज वहां पे लगा देते हैं, ऑफिसेज इंडिया में सिचुएट कर देंगे, लोगों को रिक्रूट करेंगे, वो लोग काम करेंगे इन कंपनीज में. ठीक है, सो उन्होंने देखा कि यहाँ पे आईटी वाले लोग भी अच्छे हैं, इनके पास स्किल्स बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है, और इन्हें कम पैकेज देना पड़ेगा हमें, और ये लोग काम करके देंगे. वहीं हम लोग यूएसए में जाएंगे तो हमें ज्यादा पैकेज देना पड़ेगा. सो एक आईटी इंडस्ट्री एक वो एग्जाम्पल है. ठीक है, सो ऐसे करके अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई है, अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे. नाउ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. Now knowledge processing outsourcing is different from business processing outsourcing because it involves highly skilled professional. KPO is mainly information knowledge. It's information based knowledge outsourcing. It is very important because it enables companies to create additional business opportunities. For example, research and development, that is R&D activities, e-learning, business research, intellectual property research, legal professional and banking सेक्टर. अब यहाँ पे सिर्फ इन्होंने एक टर्म थोड़ी सी ऐड कर दी है आप लोगों को घुमाने के लिए, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में क्या है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में जो हाई लेवल जो काम है आप उसे आउटसोर्स कर रहे हो, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट. मेरे बिहाफ पे तुम हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दे दो, हमारे बिहाफ पे तुम हमें बता दो कि क्या, मतलब कोई भी लीगल एडवाइस ले ली, कोई भी एक हाई लेवल जो रिसर्च वाला, जो एक हाई लेवल जो काम है उसे हमने किसी से करवाया, तो वो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में आ जाता है. क्लियर है, समझ में आ गया. आई थिंक ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई है. आपको किसी भी चीज को लेके घबराना नहीं है. देखो आपकी बुक में ना बहुत सारे टर्म्स लिख के आपको और एक हवा वैसे बना दिया है. चीजें बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि चैप्टर बहुत सही है. सारी चीजें वो है कि जो आप डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, या आउटसोर्सिंग वाला भी आपने डे टू डे लाइफ में देखा है. आप सारी चीजों का कॉन्सेप्ट समझ गए हो, बस आपको इसे अपने टर्म्स में लिखना है. क्लियर है. नाउ हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवाइड ये कह रहा है, मतलब इसको हम दो उसमें कंपेयर करेंगे. पहला हम उसको देखेंगे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, एंड दूसरा हम इसे देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. अब हम देख रहे हैं कि कुछ कंट्री में तो बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी, बहुत अच्छे नेटवर्क वगैरह है, लेकिन कुछ कंट्रीज में आज भी हमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती. जैसे यूएसए में तो जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे भी वाईफाई आपको मिलेगा, मतलब भरपूर नेट की क्या है, मतलब वहां पे अच्छे खासा व्यवस्थाएं हैं. आप यूरोपियन कंट्रीज में देख लो तो सब कुछ चीजें बहुत बढ़िया है. वहीं अगर आप अफ्रीकन या कुछ एशियन कंट्रीज में देख लो तो वहां पे इंटरनेट आज भी अवेलेबल नहीं है. सो एक डिजिटल डिवाइस ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड का एक हिस्सा तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, लेकिन दूसरे हिस्से में चीजें सही नहीं है. वही अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रूरल वर्सेस अर्बन की ये जो डिबेट है,
ठीक है, गांव वर्सेस शहर की ये जो डिबेट है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो शहर का लोग है, जो शहर में रह रहे हैं, वो तो बढ़िया अपने लैपटॉप ओपन अप करके अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन वही जो गांव का इंसान है वो ऐसे अपने घर के बाहर निकल के आज भी ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे देख रहा है कि भैया सिग्नल आ जाए तो मैं बात कर लूं किसी से। और ये रियलिटी है, आज भी इंडिया में ऐसी जगह हैं जहां पे इंटरनेट तो दूर की बात, मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आता है जहां पे हम बात करें। तो हम देख रहे हैं एक इंडिया तो वो है जहां पे हम लोग मेट्रोज की बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोग पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक इंडिया ये है कि जहां मोबाइल का भी नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो एक डिबेट जिसे कहते हैं अ डिबेट बिटवीन इंडिया एंड भारत, इसमें यह बताया गया है कि ये जो शहर है, शहर को इंडिया से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो इंडिया है यहां पे तो सारी व्यवस्था है, लेकिन ये जो भारत है, भारत को इन्होंने गांव से रिलेट कर दिया। ठीक है, कि ये जो भारत है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। सो एक ये पूरी डिबेट है डिजिटल डिवाइड पे लेके, और ये जो मैंने आपको बताया था इंडिया वर्सेस भारत, ये कंपटीशन लेवल पे जब आप लोग ऐसे लिखते हैं तो ऐसे टॉपिक आते हैं। तो मैंने आपको अभी यहीं पे बता दिया, जब मैंने आपको ये बताया ही है तो मैंने ये चीज आपको यहीं पे बता दी। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आई थिंक मजा आया होगा, सब चीजें आपको क्लियर होंगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस, हाँ एक चीज और, वेबसाइट पे आने से पहले एक चीज और, इस वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप इस वीडियो के बाद में आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद में आप लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक, और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी। ठीक, सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे सभी क्लासेस मेंशन है, यहाँ पे CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, NTSE ओलंपियाड, आपको जिस चीज की पढ़ाई करनी हो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। मैं गया CBSE इंग्लिश मीडियम पे, CBSE इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सभी क्लासेस हमें दिख गई। इन सभी क्लासेस में हमें जिस क्लास की पढ़ाई करनी होगी हम क्या करेंगे, हम उस क्लास पे जाके क्लिक कर देंगे। जैसे मैं थोड़ा सा नीचे आया तो मुझे यहाँ पे दिखा क्लास 12 का ज्योग्राफी, और जैसे ही मैंने क्लास 12 के ज्योग्राफी पर क्लिक किया, क्लास 12 ज्योग्राफी के सारे वीडियोस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो वीडियोस होंगे ये NCERT फॉर्मेट में होंगे, और यहाँ पे जो वीडियोस मिलेंगे वो आपको चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़िए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप के माध्यम से आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग बोलते हो कि बहुत सारे वीडियोस हैं, वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से पढ़ लो या आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप से पढ़ लो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी व्यवस्थित रूप से। ठीक है, सो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैग्नेट ब्रेन्स ने एक अपना नया चैनल लॉन्च किया है जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम से। ये जो चैनल है ये टोटली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों या CBSE से अपनी पढ़ाई कर रही हो, CBSE से अपने पढ़ाई कर रहे हों। यहाँ पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो सब कुछ हिंदी में अवेलेबल है, और सभी स्टेट बोर्ड का और चाहे CBSE का सभी का कंटेंट अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो अगर आपके कोई भाई बहन या कोई फ्रेंड जो कि हिंदी मीडियम के हो, आप उन्हें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी वाला चैनल जरूर रिकमेंड करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वन शॉट रिवीजन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।